विराट अपने कैबिन में सोच रहा था कि लवानिया और मोहित के नाम पर 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है और सम्राट को पता भी ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? विराट ने फिर से स्क्रीन में स्टेटमेंट देखा। अथॉरिटी वाली जगह में कोई उद्धव कपूरिया का नाम लिखा हुआ था, जिसने 10 करोड़ पास करने के लिए पेपर्स पर साइन की थी। लेकिन उद्धव कपूरिया करके तो कंपनी में कोई स्टाफ ही नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी रकम क्लियर कैसे हो सकती है? विराट अपने सवाल के साथ सम्राट की कैबिन में गया। विराट ने कैबिन के दरवाजे पर नॉक किया तो कैबिन के भीतर से सम्राट की आवाज आई। आ जाओ विराट, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बताओ क्या खबर है? आपको कुछ नंबर्स दिखाने थे। विराट ने अपनी बात रखते हुए सम्राट को 10 करोड़ वाले ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दिखाई और साथ में ये भी कहा कि कंपनी में जो दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा गड़बड़ है। इतना ही नहीं, विराट लावण्या और मोहित के बारे में भी जानकारी जमा कर रहा है, क्योंकि लावण्या और मोहित भी कुछ अजीब ही हैं। लेकिन इन सब के साथ सम्राट को 24 घंटे चौकन्ना रहना होगा। विराट की बात सुनकर सम्राट ने विराट को अपने पास बुलाया और एक ब्लैंक चेक साइन करके विराट को देते हुए कहा, तुम्हारा जितना मन करे उतना अमाउंट तुम इस चेक पर लिख लो, पर मुझे एक गारंटी दे दो कि शनाया को तुम कुछ नहीं होने दोगे। विराट ने सम्राट के दिए हुए चेक को सम्राट को वापस देते हुए कहा, कोठारी सर, आप इतनी चिंता मत करो, शनाया को कुछ नहीं होगा। और ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है। उनका फोकस आपको डराना था ताकि आप उनके सामने पूरी तरह से अपने घुटने टेक दो। और आप चिंता मत कीजिए, मुझे बस थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपके सामने सब सच ला कर रहूंगा। सम्राट को विश्वास दिलाकर विराट फिर से अपनी कैबिन में आकर बैठ गया कि तभी किसी लड़की के पेंसिल हील सैंडल की आवाज विराट के कानों में पड़ी। विराट ने देखा अपने लंबे खुले और सिल्की बालों को लहराती हुई अनन्या विराट के सामने आकर खड़ी हो गई और फिर विराट के डेस्क पर अपनी नाजुक उंगलियों से दस्तक देते हुए बोली, मिस्टर विराट राजगिरी, आपको लवन्या मैम ने बुलाया है, कुछ अर्जेंट काम है। विराट ने अपनी आंखें खोली और अनन्या को स्माइल देते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ। विराट का 15 मिनट वाला जवाब सुनकर अनन्या की आंखों में एक नाराजगी और आवाज में एक तीखापन साफ नजर आया। अनन्या ने विराट से कहा, शायद आपने सुना नहीं मिस्टर राजगिरी, लवन्या मैम को आपसे अर्जेंट बात करनी है। अनन्या का तीखा सुर सुनकर विराट ने एक मुस्कान के साथ अनन्या से कहा, फिर भी मुझे 15 मिनट लगेंगे। यू कैन लीव मिस अनन्या। विराट की बात सुनकर अनन्या का गुस्सा 7वें आसमान को छू गया। नाराजगी के साथ अपनी पेंसिल हील सैंडल से दुगनी आवाज करती हुई अनन्या विराट की कैबिन से बाहर निकल गई। विराट कुछ देर तक वहीं कैबिन में बैठा रहा। विराट ने बिना शुगर की एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कॉफी मंगवाई। कॉफी पीते हुए विराट ने अपने मन को शांत किया। यह जरूरी भी था क्योंकि आज का दिन विराट के लिए बहुत भाग दौड़ भरा था। पहले रिया की मौत की खबर, फिर उमंग पर गोली चलना, विराट की खुद की गाड़ी पर हमला होना और अब ऑफिस में 10 करोड़ की गड़बड़ का सामने आना। तभी विराट के मोबाइल पर लवन्या की ओर से मैसेज आया। विराट ने मैसेज पढ़ा और उसे लगा अब तो उसे लावण्या को मिलने जाना ही होगा। विराट अपनी जगह से खड़ा हुआ और लावण्या की कैबिन की ओर आगे बढ़ा। विराट ने लावण्या की कैबिन का दरवाजा खोला। उसी समय मानसी की कैबिन का भी दरवाजा खुला। मानसी अपने टेबल पर लैपटॉप से बिजनेस कहां-कहां बढ़ाया जाए इसका सर्वे कर रही थी। अभी 2 लड़के हाथ में हेलमेट लिए कैबिन में एंटर हुए। ये वही लड़के थे जिन्होंने उमंग पर गोली चलाई थी। दोनों लड़कों को देखकर मानसी ने अपने टेबल के ड्रॉर से 25,000 रुपए की नोटों की गड्डी फेंकते हुए कहा, शाबाश, अच्छा काम किया है तुम दोनों ने। वैसे उमंग की लाश का क्या किया? मानसी ने जैसे ही उमंग की लाश को लेकर सवाल पूछा, दोनों लड़के एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर वहां से भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़े।
लेकिन मानसी, जो एक समय पर शनाया की बॉडीगार्ड थी, उसने टेबल के ऊपर से छलांग लगाई और 3-4 छलांग लगाती हुई दरवाजे के पास पहुंच गई। उन दोनों लड़कों का रास्ता रोककर खड़ी रह गई। मानसी ने दोनों लड़कों से कहा, अब मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ बड़ा बाजार के आसपास? क्या विराट ने उमंग को बचा लिया और अपने साथ ले गया? मानसी की बात सुनकर दोनों लड़कों ने ना में अपना सर हिलाया और एक लड़के ने हिम्मत करके कहा, हमने उमंग पर गोली चला दी और हमारा प्लान था कि जैसे ही विराट हमारे पीछे भागेगा, हमारे दूसरे साथी पीछे से आकर उमंग को वहां से उठा ले जाएंगे और उमंग के हाथ पैर के साथ पत्थर को बांधकर कुएं में फेंक देंगे। लेकिन जब तक हमारे साथी उमंग तक पहुंचते, तब तक तो उमंग वहां से भाग निकला। लड़के ने बोलते हुए मानसी के पैर पकड़ लिए और मानसी से माफी मांगने लगा। दूसरा लड़का भी मानसी के पैर के पास बैठ गया। मानसी को वैसे तो दोनों लड़कों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मानसी जानती थी कि ये दोनों लड़के छोटे से गांव से बिश्नोई में काम की तलाश में आए थे और लड़के मेहनती थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बंदूक चलाने के लिए जो जिगरा चाहिए था वो दोनों लड़कों में था। मानसी ने भी दोनों लड़कों को माफी देते हुए कहा, ठीक है, पर मुझे लगता है तुम लोग अभी ऐसे काम के लिए ट्रेन नहीं हो। थोड़े समय के लिए डेयरी में काम करो। मानसी की बात सुनकर दोनों लड़के खुश हो गए। लावण्या कैबिन में अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी और तभी विराट ने लावण्या की कैबिन का दरवाजा खोला। लेकिन दूसरे ही पल विराट ने सॉरी कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद विराट ने कुछ पेपर्स अपने हाथ में लिए और फिर देते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विराट का सवाल सुनकर लावण्या ने आवाज देते हुए कहा, तुम्हें भीतर आने से कोई कैसे रोक सकता है? वैसे तुम चाहो तो मेरे लावण्या जमीन पर गिर पड़ी। अपने आप को इस तरह बेइज्जत पाकर लावण्या भड़क गई और वो गुस्से में खड़ी होकर विराट को मारने ही वाली थी कि विराट ने लावण्या के वार को बेकार करते हुए लावण्या को लावण्या की ही चेयर पर जबरदस्ती बिठाते हुए कहा, बॉस, आज आपकी कुंडली में गहरा संघर्ष, अपमान और नौकरी जाने की पूरी संभावना है। इसलिए आज बस अपने काम पर फोकस करें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो, है ना? इतना कहते हुए विराट लावण्या की कैबिन से बाहर निकल गया और कंपनी के बाहर जो फूड कोर्ट था वहां जाकर बैठ गया। विराट ने सुबह से बस कॉफी ही पी थी, पर कुछ खाया नहीं था। विराट ने गट्टे की सब्जी और बाटी का ऑर्डर दे दिया।
वेटर जब विराट का ऑर्डर लेकर आ रहा था तो पता नहीं कैसे पर किसी ने वेटर के रास्ते में अपना पैर डाला और खाना सब हवा में उछला। स्वाभाविक था, जिसने भी बीच में पैर डाला था वो नहीं चाहता था कि विराट के नसीब में खाना हो और दूसरा खाना जाकर विराट के सर पर गिरे। लेकिन विराट इतना तेज था कि उसने खाना हवा में ही प्लेट में पकड़ लिया और फिर खाने को सही सलामत टेबल पर रख दिया। विराट ने आसपास देखा कि किसने ऐसी बदतमीजी की थी, तो विराट को पता चला कि कोई और नहीं, मानसी का दोस्त प्रणव था। विराट ने अपनी प्लेट से खाना खाते हुए प्रणव से पूछा, ए, क्या हुआ? ये सब क्यों कर रहे हो? मगर प्रणव ने जवाब देने की जगह खाना खा रहे विराट पर हमला करते हुए विराट के मुंह पर एक मुक्का मारना चाहा। लेकिन बेचारे प्रणव को विराट की असली पहचान कहां पता थी। उसे तो लगा था कि विराट बस मानसी का फ्रेंड है, पर विराट फौज में है और अव्वल दर्जे का फौजी है और एकदम घातक कैप्टन है। विराट ने प्रणव को समझाते हुए कहा, देखो प्रणव, मेरा ना एक रूल है, अगर कोई खाना खा रहा है तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करता, और अगर मैं खाना खा रहा हूं तो किसी को भी मुझे डिस्टर्ब करने नहीं देता। इसलिए चुपचाप यहां से चले जाओ या मेरा खाना खत्म होने का इंतजार करो। मगर प्रणव को यह मंजूर नहीं था। प्रणव ने गुस्से से विराट से कहा, देखो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो और मानसी से तो आज से भी अभी से दूरी बना लो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रणव की धमकी सुनकर विराट हंस पड़ा। उसने प्रणव से कहा, देखो प्रणव, सबसे पहली बात, मानसी मेरी दोस्त है और मानसी से फ्लर्ट करने की कोशिश तुम कर रहे हो, मैं नहीं। और वो भी तब जब तुम वल्लरी का काफी फायदा उठा चुके हो। शायद तुम्हें पता नहीं है, पर उस दिन तुम वल्लरी के साथ कमरे में जो मजे लूट रहे थे ना, मैंने सब देखा था। इसलिए अब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि मानसी से दूर रहना, वरना। विराट ने वरना कहने के साथ प्रणव का जो हाथ पकड़ा हुआ था उसे मरोड़ दिया और प्रणव को इतनी जोर से धक्का दिया कि प्रणव 4 टेबल दूर जाकर गिरा। प्रणव जोर से रो पड़ा और दर्द के मारे चिल्ला उठा। ये देखकर थोड़ी ही दूर पर खड़े प्रणव के कुछ साथी भागते हुए वहां आ पहुंचे। 1-2 साथी ने प्रणव को सहारा देकर खड़ा किया तो 1-2 ने प्रणव का हालचाल पूछते हुए कहा, तुम इस आदमी को सबक सिखा सकते हो प्रणव, जाओ और जाकर दुश्मन को हरा दो। प्रणव को भी अपने लोगों की बात सुनकर जोश आ गया और उसने एक लकड़ी को अपने हाथ में ले लिया। लकड़ी के आगे एक धार वाला चाकू भी लगाया हुआ था। प्रणव उस तेज धार वाली लकड़ी को लेकर विराट की ओर भागा और भागता रहा, पर पता नहीं क्यों प्रणव के पैरों को क्या हो गया। प्रणव विराट के पास पहुंचता और उसके पैर अपने आप पीछे खींचे चले जाते। पर जब प्रणव ने फिर भी भागना बंद नहीं किया तो विराट ने अपनी आंखें 2 पल के लिए बंद कर ली और फिर जब विराट ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में एक पावर था और उस पावर से प्रणव हवा में उड़कर दूर तक गया। प्रणव के साथी प्रणव को पकड़ने उसके पीछे भागे, लेकिन ये सब होने के बावजूद कोई था जो दूर से विराट के इन कारनामों को देख रहा था। उस इंसान ने हाथ में कौड़ियों वाला ब्रेसलेट पहना हुआ था और आंख में नीले रंग का सुरमा लगाया था। विराट की इस अद्भुत शक्ति को देखकर उसके होठों पर एक मतलबी मुस्कान आ गई। आखिर कौन था वो इंसान? इंसान ही था ना, या फिर इंसान के रूप में कोई यक्ष, पिशाच या ब्रह्म राक्षस? कैसे पता लगाएगा विराट इस नीले सुरमे वाले इंसान का? विराट की ओर मुस्कुराकर देखने वाला बंदा कोई और नहीं पर प्रणव का भाई पंकज था। पंकज ने पढ़ाई के साथ साथ मार्शल आर्ट्स की कुछ तकनीकें भी सीखी हुई थी, जिसमें केरला की कलरीपट्टू और राजपूत मार्शल आर्ट्स परिखंडा मुख्य थी। इतना ही नहीं, पंकज ने वशीकरण और मोहिनी विद्या का भी 2 साल तक का अभ्यास किया था।
ऐसे कारण से जब पंकज अपने सामने वाले से मुकाबला करता था तो वो दुश्मन के दिमाग पर कब्जा करने लगता था और आखिर में जीत जाता था। पंकज ने चुटकी बजाते हुए विराट से कहा, ऐ सुन, अगर तुझ में असली ताकत है तो मुझसे मुकाबला करके दिखा। विराट ने पंकज को ध्यान से देखा। पंकज को देखते ही विराट को अपने दादाजी की कही हुई बात याद आ गई। जो लोग हाथ में कौड़ियों को बांधते हैं और आंख में नीला सुरमा लगाते हैं, वो माया के उपासक होते हैं। वो लोग सामने वाले के दिमाग को वश में करना जानते हैं। पर तुझे इन सब से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ऊपर वाले की कृपा है और नीले सुरमे का मुंह तोड़ जवाब भी। अपने दादाजी की बात याद आते ही विराट ने भी कमर कस ली। विराट ने पंकज के चैलेंज को स्वीकार करते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास नीले सुरमे की ताकत है तो मैं भी अपने साथ हरा सुरमा रखता हूं। इतना कहते हुए विराट ने अपनी जेब से हरे सुरमे के डिब्बे निकाली और सुरमा अपनी आंखों में लगा दिया और दूसरे ही पल विराट की आंखों का रंग बदल गया। विराट की आंखों में जैसे एक आग थी, तोखार था और उसी तोखार से विराट के आसपास एक रक्षा कवच बन गया। लेकिन जब तक रक्षा कवच बनता तब तक तो पंकज ने विराट पर माया जाल से हल्ला बोल दिया था। विराट घायल हो गया, पर पूरी तरह से पंकज विराट को अपने वश में नहीं कर सका और इसी कारण माया जाल की जो ऊर्जा बची थी वो पंकज के आसपास लौट आई और उस ऊर्जा ने पंकज को ही घेर लिया। पंकज का माथा घूमने लगा, उसे कान में अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगी और पंकज वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। विराट भी अपनी अंदरूनी चोट के कारण डाउन हो गया और वो बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा। जबकि फूड कोर्ट में प्रणव और पंकज के बुरे हाल देखकर प्रणव और पंकज के पिता प्रताप पटेल बहुत भड़क गए और प्रताप ने प्रतिज्ञा ले ली, मेरे बेटों के साथ विराट ने जो हरकत की है उसके बाद मैं विराट को छोड़ूंगा नहीं, विराट को मरना होगा। अंधेरे में प्रताप पटेल हाथ में लालटेन लिए अकेला जंगल में चले जा रहा था। एक गुफा के पास आकर प्रताप ने गुफा का पत्थर हटाया। गुफा में हर जगह लाल रंग की लाइट लगी हुई थी और एक बड़ी सी माया देवी की मूर्ति थी जो हर एक पल में अपने हाव भाव और रूप रंग बदलती थी। मां माया के सामने हाथ जोड़कर प्रताप ने जैसे ही उनके चरणों में अपना सर झुकाया, वहां की जमीन सरक गई और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखने लगी। प्रताप जल्दी से सीढ़ियां उतरकर नीचे चला गया। प्रताप ने देखा जिंगा गैंग का रंगनाथ अपने बॉस रुखी राजा के पैर दबा रहा था। प्रताप को आया हुआ देखकर रुखी ने पूछा, क्या बात है प्रताप, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? क्या मां माया की शक्तियां तुम्हें और तुम्हारे बेटों को कम पड़ रही हैं? रुखी की बात सुनकर प्रताप ने रुखी को बताया कि विराट ने आज माया जाल की शक्तियों को मात देते हुए पंकज और प्रणव दोनों को हरा दिया। प्रताप को लगता है कि विराट के पास बहुत सी शक्तियां हैं जो रुखी को और भी ताकतवर बना सकती हैं। इसलिए रुखी को वो शक्तियां विराट से छीन लेनी चाहिए। प्रताप की बात सुनकर रुखी ने रंगनाथ की ओर देखा। रंगनाथ, क्या तुम्हें इस विराट के बारे में कुछ पता है? रंगनाथ को याद आया कि विराट ने कैसे रंगनाथ और उसके दोस्तों की पिटाई की थी और वो भी सहज नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे विराट के 20-20 हाथ थे। रंगनाथ ने रुखी को बताया, महाराज जी, वो विराट बहुत ताकतवर है और सच में उसके पास अलग शक्तियां हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आपके सामने टिक पाएगा।
रंगनाथ की बात सुनकर रुखी ने रंगनाथ को लात मारते हुए कहा, मैंने ये पूछा ही नहीं कि वो मुझसे मुकाबला कर सकता है या नहीं, क्योंकि दुनिया में जितनी भी मायावी ताकत है उन पर सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं वो सारी शक्तियों को पाकर रहूंगा। रुखी ने रंगनाथ से पूछा, क्या तुम्हें पता है वो विराट कहाँ रहता है? रंगनाथ के पास हाँ कहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन रंगनाथ जानता था कि अगले पल जो विराट के साथ होने वाला था वो बहुत ही खतरनाक था। विराट अपने कमरे में सोया हुआ था। उसके कमरे की खिड़की पर पहले पानी की कुछ बूंदें दिखी, फिर वो बूंदें बर्फ में बदल गईं और फिर धीरे धीरे कांच में दरार पड़ने लगी। एक धमाके के साथ कांच टूट गया और काला धुआं विराट के कमरे में आ धमका। काले धुएं ने विराट के शरीर से उसकी आत्मा और ऊर्जा खींचनी शुरू कर दी। विराट के लिए ये बहुत ही मुश्किल पल था। विराट ने मुश्किल से अपने आप को बचाते हुए पूछा, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? उसी समय पर शनाया के कमरे की खिड़की का भी कांच तोड़ा गया और कमरे में मास्क पहने हुए आदमी ने एंट्री ली, जिसे देखकर शनाया चिल्ला उठी। कौन हो तुम? यहाँ यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? चले जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। शनाया ने कमरे में रखी चीजें उठाकर उस इंसान को मारनी शुरू कर दी, मगर तकिए, टेडी बियर, फ्लावर वास से उस इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उस इंसान ने शनाया का हाथ पकड़ लिया। शनाया से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उस आदमी को थप्पड़ मारते हुए कहा, देखो विराट, तुम ना इस तरह अपना इम्पोर्टेंस क्रिएट करने की कोशिश मत करो। मुझे समझ में आता है ये तुम्हारा ही प्लान किया हुआ ड्रामा है, जिससे मैं एक्सेप्ट कर लूं कि तुम्हारे बिना मेरा कोई उद्धार नहीं होने वाला। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें हेल्प के लिए आवाज नहीं देने वाली, मतलब नहीं देने वाली। इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। शनाया उस आदमी पर भड़की हुई थी, लेकिन वो आदमी था जो कुछ बोल नहीं रहा था। तो दूसरी तरफ विराट के कमरे में काले साए ने विराट के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे कमरे में काले साए बढ़ने लगे और वो सब धीरे धीरे विराट को घेरने के लिए आगे बढ़ने लगे। विराट को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। विराट सांस नहीं ले पा रहा था। उसके शरीर से ऊर्जा खत्म होने लगी थी। तभी अचानक से ओम की ध्वनि सुनाई दी। जैसे ही ओम का नाद बढ़ने लगा, काले साए विराट से दूर होने लगे। विराट ने देखा कि एक इंसान सफेद कपड़े में, सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी लिए खड़ा हुआ था। उसके माथे पर चमकते सूर्य का निशान और लाल तिलक था। उस वृद्ध इंसान ने अपना परिचय देते हुए विराट से कहा, मेरा नाम धीरेन्द्र राजपूत है और मैं तुम्हारे दादाजी का दोस्त हूँ। तुम्हारे दादाजी के बहुत एहसान है मुझ पर, तो आज वही एहसान चुकाने मैं यहाँ आया हूँ। धीरेन्द्र की बात सुनकर विराट को कुछ समझ नहीं आया। विराट ने धीरेन्द्र से सवाल करते हुए पूछा, कैसा एहसान? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मगर धीरेन्द्र ने विराट को बताया कि विराट के दादाजी ने धीरेन्द्र की तब मदद की थी जब पूरी दुनिया ने धीरेन्द्र से मुंह मोड़ लिया था, और उस दिन से धीरेन्द्र ने तय किया था कि वो विराट के परिवार के लोगों की हमेशा मदद करेगा, रक्षा करेगा और राजगिरी परिवार को इतना शक्तिशाली बना देगा कि फिर उन पर कोई मुसीबत ही ना आए। इतना कहते हुए धीरेन्द्र ने विराट के माथे पर अपना एक हाथ रखा और अपनी ऊर्जा विराट को पास की। एक ही पल में विराट के शरीर के सातों चक्र जागृत हो गए। विराट के शरीर से ऊर्जा की ज्योत निकलने लगी और विराट के शरीर पर जितनी भी चोट लगी थी सब ठीक हो गए। ये देखकर विराट ने धीरेन्द्र से पूछा, ये आपने कैसे किया? मगर विराट का सवाल सुनकर धीरेन्द्र हंस पड़े। उन्होंने विराट से कहा,
मैंने कुछ नहीं किया है। ये सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद थी। बस उन शक्तियों पर एक पर्दा था, मैंने बस उसे हटाया है। अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना। इतना कहते हुए धीरेन गायब हो गया और तभी विराट के रूम पर मानसी ने दस्तक दी। सुबह के 8 बज गए हैं विराट, अब कितनी देर तक सोते रहोगे? जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आई हूं। मानसी की आवाज सुनकर विराट ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खोला तो मानसी ने विराट के पैर पर अपना पैर मारते हुए कहा, एक दरवाजा खोलने में इतनी देर लगती है क्या? अब जल्दी से मुंह धोकर आ जाओ, मैंने आज तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनवाए हैं और ऊपर से देखो सफेद मक्खन भी लाई हूं, अपनी डेयरी का। खाते ही बोल पड़ोगे स्वाद आ गया। मानसी की बात सुनकर विराट हंस पड़ा। विराट जब फ्रेश होकर वापस आया तो मानसी ने विराट के लिए पराठे परोसकर रख दिए थे। दोनों मिलकर नाश्ता करने लगे कि तभी मानसी ने विराट से कहा, वैसे मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी, चारों ओर से किसी ने ठोकी हुई है। क्या हुआ? कल जो तुम्हें लीड मिली थी उसी का नतीजा है? मानसी की बात सुनकर विराट हंस पड़ा। उसने मानसी को बताया, तुम सच में मुझे नाश्ता कराने आई थी या तुम्हें यह जानना था कि कल क्या हुआ था, मैं ठीक हूं या नहीं? विराट की बातें सुनते ही मानसी की आंखों में पानी भर गया और उसने विराट का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, देखो विराट, मैं जानती हूं कि रिया एक अच्छी और ईमानदार लड़की थी, लेकिन तुम कब तक दूसरों के बारे में सोचते रहोगे? और अगर फिर भी तुम्हें सोचना ही है तो तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारा बिजनेस, हमारी दोस्ती, इन सब के बारे में सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद उस रिया के खूनी के बारे में कोई पूछताछ नहीं करोगे। मानसी की जिद के आगे विराट को झुकना ही पड़ा और विराट ने मानसी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है बाबा, मैं रिया के खूनी के बारे में कोई अलग से पूछताछ नहीं करने जाऊंगा। अब मुझे शांति से नाश्ता करने दो, ओके? विराट पराठे खाने लगा कि तभी मानसी ने मस्ती करते हुए विराट के नाक पर मक्खन लगा दिया। दोनों दोस्तों के बीच में मस्ती चल ही रही थी कि तभी विराट का फोन बजा। विराट का फोन चार्जिंग में था, इसलिए विराट फोन लेने चार्जिंग पॉइंट के पास उठकर गया और यहाँ मानसी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मानसी मन ही मन बोल पड़ी, सॉरी विराट, कल तुम्हारी गाड़ी पर अटैक कराना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, पर क्या करूं, धंधे का नियम है, अगर कोई आपके धंधे के आड़े आए तो उसे हटा दो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि आखिरकार ये धंधा तुम्हारा ही है। मानसी अपने आप से बातें किए जा रही थी कि तभी विराट भागता हुआ आया और उसने मानसी को बताया, सॉरी यार मानसी, सम्राट सर ने गाड़ी भेजी हुई है, घर पर कुछ तो इमरजेंसी हो गई है, मुझे जाना होगा। विराट तुरंत ही निकल गया। मानसी को समझ में नहीं आया कि कोठारी के वहां ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी है, लेकिन मानसी फिर भी खुश थी कि अब विराट रिया के खूनी को नहीं ढूंढेगा। विराट घर से बाहर निकला कि सामने सम्राट की भेजी हुई गाड़ियां आ पहुंची। विराट ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए ड्राइवर से पूछा, सम्राट सर ने भेजा ना, जल्दी चलो। विराट गाड़ी में बैठ गया। विराट ने ड्राइवर से पूछा, बताओ मुझे घर में क्या हुआ है, सम्राट सर भी बहुत डरे हुए थे। लेकिन ड्राइवर कुछ बताता उससे पहले गाड़ी पर गोलियां चलने लगी। विराट ने मुश्किल से अपने आप को और ड्राइवर को गोली लगने से बचाया। विराट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था। जब विराट कोठारी हाउस के पास पहुंचा तो सम्राट सर पर हाथ लिए शनाया के कमरे में बैठा हुआ था। कमरे में खिड़की के टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे, पर शनाया नजर नहीं आ रही थी। आखिर कहां थी शनाया? क्या शनाया किडनैप हो गई थी, या ये मानसी की चाल थी विराट से शनाया को दूर रखने की? या इन सब के पीछे था रुखी राजा और उसका जिंगा गैंग?